Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. We are going to discuss about the blood group. Okay, so we have two types of blood grouping system. One is ABO blood grouping system and RH blood grouping system. आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि आप कहते हो कभी आपका ब्लड ग्रुप किसी का ए पॉजिटिव रहता है, किसी का ए नेगेटिव रहता है, बी पॉजिटिव रहता है, बी नेगेटिव रहता है, ओ पॉजिटिव होता है या ओ नेगेटिव होता है, ऐसा ही होता है, राइट? तो ये ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इज वन टाइप ऑफ अ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज ड्यू टू RH blood grouping. Okay, so we have two types of blood grouping system. One is ABO blood grouping and one is positive and negative blood grouping system, that is called RH blood grouping. So ABO blood grouping system is a way of classifying human blood based on the presence or absence of certain antigens, that is antigen A and antigen B. ओके, ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. अगर ए एंटीजन होगा तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए, और अगर बी एंटीजन होगा तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी. Okay, so there are four main blood types in ABO system. One is A blood group, B blood group, AB blood group or O blood group. Okay, so ABO blood group system was discovered by Landsteiner in 1901. He identified three blood groups, that is A, B and O. And fourth blood group, that was AB, was discovered by D. Caslow and Sturley in 1902. Okay, so this four types of blood groups basically your आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ऑफ RBCs. आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है RBCs की, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं. आइदर ग्लूकोज भी हो सकता है, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हो सकते हैं. इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को कहा जाता है एंटीजन्स. ठीक है, और ए ग्लूटिनोजेंस. और यही आपके एंटीजन्स, आप दिस जो एंटीजन्स हैं, दिस एंटीजन्स के जो प्रेजेंस है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई. आपकी बॉडी में आपके रेड ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट हैं. ये एंटीजन्स जो हैं ये आपके ग्लूकोज के भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स के भी हो सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन्स दोनों के हो सकते हैं. इन एंटीजन्स को हम ए ग्लूटिनोजेंस भी कहते हैं. और ये कंट्रोल कौन करता है? आपके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर एक जीन प्रेजेंट रहती है, उसको बोलते हैं जीन आई. ठीक है, तो इस जीन आई के जो हैं 3 अलील्स होते हैं. दिस जीन आई हैज 3 अलील्स. ओके, IO, IA and IB. IA for the blood group A, IB for the blood group B and IO for the blood group O. ठीक है, IO के पास कोई एंटीजन नहीं होगा. AG is for एंटीजन. ओके, A के पास एंटीजन A होगा, ठीक है, एंड B के पास एंटीजन B होगा. समझ आई बात? तो आपकी ब्लड ग्रुपिंग किसकी वजह से डिसाइड होती है कि आपके RBCs की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है. अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप होगा O. ठीक है, सो आपके पास 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, A, B, AB एंड O. तो A के पास एंटीजन रहेगा A ऑन द रेड ब्लड सेल, B के पास एंटीजन रहेगा B, AB के पास दोनों एंटीजन्स होंगे, A का भी होगा और B का भी होगा. और अभी मैंने बोला कि अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप होगा O. ओके, अब एक और बात मेरी सुनो कि अगर आपके पास एंटीजन है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज भी होंगी, राइट?
एंटीबॉडीज जो है वो क्या करते हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एज अ क्या करती हैं, फॉरेन पार्टिकल को एज अ पैथोजन मानती हैं और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर कर जाता है तो एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय करती हैं। तो अगर आपके पास एंटीजन ए है, आपकी ब्लड के अंदर आपके पास एंटीजन ए है, तो अगर आपने ब्लड ग्रुप बी को अपनी बॉडी में ले लिया, ठीक है, इफ यू एक्सेप्ट ब्लड ग्रुप बी इन योर बॉडी, इन योर ब्लड सर्कुलेशन, तो आपकी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आप ए वाले से ही ब्लड जो है अपनी बॉडी में ट्रांसफ्यूज करवा सकते हो, है ना। ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी से नहीं ले सकता, है ना। अगर आप डोनेट करते हो तो आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है तो आप ए वाले को ही डोनेट करोगे, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आप बी वाले को डोनेट करोगे, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो अगर आप बी वाले को डोनेट कर देते हो तो बी वाला तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाएंगे। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, दैट इज एंटी ए। ठीक है, और ए बी के अंदर किसी के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं होगी, वो ए से भी एक्सेप्ट कर लेगा और वो बी से भी एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि उसके अंदर दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। बट अब ओ के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ए जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है बिकॉज उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनने वाली है। उसके पास ए का भी एंटीजन है और बी का भी एंटीजन है, तो उसकी बॉडी ए को भी एक्सेप्ट कर लेगी और बी को भी एक्सेप्ट कर लेगी। बट ओ वाले के पास कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसीलिए वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा बट किसी को भी डोनेट कर सकता है, वो यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि उसके अंदर तो कोई एंटीजन है ही नहीं ना, तो वो किसी को भी दे सकता है, क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना। उसके पास तो कोई एंटीजन नहीं है, तो अगर किसी को भी देगा, ए को देगा या बी को देगा, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज उसके पास कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल है ही नहीं है जो दूसरों की बॉडी उसे रिजेक्ट करे, राइट। तो ए वाला ए को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। बी वाला जो है वो ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो ए से एक्सेप्ट कर सकता है और ओ से एक्सेप्ट कर सकता है। ओ से क्यों एक्सेप्ट कर सकता है? बिकॉज ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो ओ वाला किसी को भी दे सकता है। ठीक है, बी वाला बी से एक्सेप्ट कर सकता है और ओ से एक्सेप्ट कर सकता है। ए बी वाला सबसे कोई भी उसको दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उसके पास दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, बट ओ वाला सिर्फ ओ से ले सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो अगर कोई भी उसकी बॉडी में एंटर करता है तो उसकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि आपका ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए है और वो किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा? बी के खिलाफ बनाएगा, मतलब वो बी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ना बी से एक्सेप्ट कर सकता है ना वो ए बी से एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, सो ये किससे रिसीव कर सकता है? वो रिसीव कर सकता है ए से और ओ से। बी वाला सिर्फ बी से एक्सेप्ट कर सकता है और ओ से एक्सेप्ट कर सकता है, पर वो ना ए से एक्सेप्ट कर सकता है ना ए बी से। ए बी वाला तो सबसे एक्सेप्ट कर रहा है ना, उसको तो कोई चक्कर ही नहीं है, वो कह रहा आने दो भाई, मेरी बॉडी किसी को एज अ फॉरेन नहीं मान रही है बिकॉज मेरे पास दोनों फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो मेरी बॉडी किसी को भी रिजेक्ट नहीं करेगी। बट ओ वाला बेचारा किसी से नहीं ले सकता क्योंकि उसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कोई भी अगर फॉरेन उसकी बॉडी में एंटर करेगा तो उसकी बॉडी इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, दूसरा ब्लड ग्रुपिंग आती है RH ग्रुपिंग, जिसको आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव कहते हो। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग कहते हो। तो ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो था लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंड्रा विनर ने डिस्कवर किया था 1940 में। ठीक है, ये उन्होंने इनिशियली आइडेंटिफाई किया था RH एंटीजन, एक RH भी एक एंटीजन है। ठीक है, और ये उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ किया था? रेसिस मंकी में। ठीक है, एंड लेटर उन्होंने ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप में भी फाउंड किया था। तो सबसे पहले ये जो RH नाम आया है ना, ये आया रिसस मंकी में। ये एंटीजन उन्होंने सबसे पहले किस में फाउंड किया था? रिसस मंकी में, और लेटर ऑन उन्होंने ह्यूमन ब्लड में ये एंटीजन फाउंड किया था।
ठीक है, और यहीं से इसका नाम आया है। ठीक है, अगर आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है आपके रेड ब्लड सेल के ऊपर, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर, तो आप होगे RH पॉजिटिव। ठीक है, अगर ये फैक्टर एब्सेंट है, अगर ये RH फैक्टर एब्सेंट है आपके रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो आप रहोगे RH नेगेटिव। ठीक है, अगर रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर ये RH फैक्टर क्या है? अगेन ये एंटीजन है, प्रोटीन हो सकता है आपका। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो आप पॉजिटिव हो, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आप नेगेटिव हो। तो RH blood group system is a system of classifying blood based on the presence or absence of RHD antigens on red blood cells। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो आप पॉजिटिव होगे, अगर एब्सेंट होगा तो आप नेगेटिव हो गए। ठीक है, अब इसी RH ग्रुपिंग की वजह से एक डिजीज होती है जिसको हेमोलिटिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, इट इज अ डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, फीटस की डिजीज हो सकती है या न्यूबॉर्न की डिजीज हो सकती है। ये एक ऐसा ब्लड डिसऑर्डर है जहां पर मदर की एंटीबॉडीज अटैक करती है अपने ही बेबीज के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसको पहले मैं समझाती हूँ। ठीक है, इसमें होता क्या है, देखो, अगर सपोज कर लो मदर जो है वो नेगेटिव है और फादर जो है वो पॉजिटिव है। लेट अस सपोज मदर इज RH नेगेटिव एंड फादर इज RH पॉजिटिव। तो उस टाइम पर क्या होगा कि जो, अगर मान लो बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है, इफ मदर इज RH नेगेटिव, अगर मदर RH नेगेटिव है, उस मदर के अंदर बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो गड़बड़ होगी ना, मदर के अंदर तो RH वाले एंटीजन होंगे ही नहीं। अभी तो मैंने समझाया ना, RH क्या है? एक एंटीजन है जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो आप पॉजिटिव हो, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आप नेगेटिव हो। तो मदर के पास वो एंटीजन नहीं है, बट बेबी के पास वो एंटीजन है। ठीक है, बेबी जो है वो RH पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा, वो RH पॉजिटिव वाले जो बेबी के ब्लड सेल्स होंगे, ठीक है, RH वाले जो बेबी के RH पॉजिटिव वाले जो ब्लड सेल्स होंगे, बेबी से वो एंटर करेंगे मदर की ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, वो एंटर कहां करेंगे? मदर की ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, जब वो मदर की ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे तो क्या होगा, मदर की जो बॉडी है, मदर वो उसको एज अ फॉरेन मानेगी नहीं मानेगी। ठीक है, और उसके खिलाफ क्या बना देगी? RH एंटीबॉडीज। क्या बना देगी? RH एंटीबॉडीज। क्या बोल रही हूं मैं? मान लो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो बेबी था वो RH पॉजिटिव था और मदर थी RH नेगेटिव। तो जब आपने बेबी को डिलीवर करवाया तो उस टाइम पे आप अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हो, तो कुछ ब्लड जो है वो बेबी से मदर की बॉडी में चला जाता है। ठीक है, वो ब्लड सेल्स चलेगी मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो RH पॉजिटिव वाले ब्लड सेल्स चले गए, पर मदर के पास तो RH पॉजिटिव वाला एंटीजन था ही नहीं, तो वो उसके बॉडी में जाके क्या बन गया? मदर की बॉडी में जाके फॉरेन बन गया। तो जब फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। तो मदर की बॉडी ने क्या बना दी? उसके अंदर एंटीबॉडीज बना दी है। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज जो है मदर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी होती है ऐसे केसेस में, ठीक है, और सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बेबी है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है, और बट RH पॉजिटिव के खिलाफ तो मदर के अंदर क्या बने थे? एंटीबॉडीज बने थे। तो वो RH एंटीबॉडीज जो हैं वो अटैक कर जाएंगे RH पॉजिटिव ब्लड सेल ऑफ बेबी।
ठीक है, और यही आपकी है RH डिजीज, हेमोलिटिक डिजीज। ठीक है, जिसकी वजह से जो बेबी के ब्लड सेल्स हैं, जिसकी वजह से जो बेबी के ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, और बेबी को अनीमिया हो सकता है, सीवियर अनीमिया कंडीशन। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, और बेबी RH पॉजिटिव है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ठीक है, तो बेबी का जो RH पॉजिटिव वाले एंटीजेंस हैं वो मदर के ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं, तो मदर की बॉडी उसके खिलाफ क्या बना देगी, एंटीबॉडीज। ठीक है, क्योंकि मदर के लिए वो फॉरेन थे, तो मदर की बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के रख दिए हैं। तो अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में भी बेबी RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो मदर ने के ब्लड के अंदर उसके खिलाफ क्या बने हुए हैं, एंटीबॉडीज बने। RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बने हुए हैं, एंटीबॉडीज बने हैं। ठीक है, तो वो एंटीबॉडीज जाके बेबी के RH पॉजिटिव सेल्स को अटैक कर देंगे। उसको लगेगा फौरन फिर से आ गया, तो अब मैं इसको अटैक कर दूंगा। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल फिर से मेरी बॉडी के अंदर आ गया है, तो मैं इस पे अटैक कर दूंगा। वो एंटीबॉडीज जाके बेबी के सेल्स को अटैक कर देगी और बेबीज के रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिसकी वजह से बेबी को सीवियर एनीमिक कंडीशन हो सकती है। ठीक है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम क्या करें, पहले ही मतलब जब ये चीज होती है ना, उसके खिलाफ पहले ही एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि हम उस RH एंटीजेंस को इनएक्टिवेट करते हैं। ठीक है, RH एंटीजेंस को इनएक्टिवेट करने के लिए अगर हम पहले ही एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर देते हैं, तो हम मदर को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम बिकमिंग इम्यूनाइज्ड फ्रॉम दैट एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये चीज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस और हेमोलिटिक डिजीज। ठीक है, और हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, आरबीसीज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिसकी वजह से अनीमिया हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, बाय इम्यूनाइजेशन। अगर आप पहले ही उसको इम्यूनाइज कर दो, ठीक है, मतलब जैसे कि आपकी डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के 72 आवर्स के बाद हम ये इम्यूनाइजेशन जो है मतलब उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज है, उस एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम मदर को इम्यूनाइज कर सकते हैं, ताकि वो एंटीबॉडीज मदर के ब्लड के अंदर सर्वाइव ही ना करें। ठीक है, तो बट अगेन दिस इज वेरी सीरियस काइंड ऑफ डिजीज, तो ऐसे केसेस में मदर शुड नॉट गो फॉर अ सेकेंड प्रेगनेंसी। तो ऐसे केसेस में मदर को सेकेंड प्रेगनेंसी के चांस लेना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वी डोंट नो कि क्या और कब कैसा रिस्क हो जाए। ठीक है, तो इसमें सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर आपने एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है और एंटीबॉडीज मदर के ब्लड के अंदर प्रेजेंट हैं, और अगर दोबारा से RH पॉजिटिव बेबी हो गया, तो वो एंटीबॉडीज उस बेबी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगी और बेबी को सीवियर एनीमिक कंडीशन जो है वो बर्थ से पहले ही हो जाएगी। ठीक है, so this is about ABO blood grouping and RH blood grouping. So for further videos, do like and subscribe Study with Palak, and for PDFs, class updates, MCQs, you can join my Telegram group. The group link of the group is given here. Here you can interact with me, because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and your search ends here.